जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस देखेंगे। साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स के लिए टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में ग्राफ देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी रो इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। इज इट ओके? माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, रिलैक्सेशन टाइम। सो लेट अस स्टार्ट। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फार्मूला आप डिराइव कर चुके हो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज इट ओके? एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ए इज द चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. We can write J is equal to I by A is equal to NEVD. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वी डी ई ई एम इंटू टाउ। ध्यान देना यहाँ पे हम माइनस साइन नहीं लिए क्योंकि हम वेक्टर नोटेशन नहीं यूज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं। सो इफ़ यू सॉल्व दिस वन यू विल गेट J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी नो डैट J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये रिलेशन आपको पता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, सिग्मा की जगह पे ये आपको टर्म मिल रहा है। सो सिग्मा द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल कैन बी रिटन एज एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। सिंस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, सो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू एम, ये उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। इज इट ओके? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज एंड रिलैक्सेशन टाइम. Is it okay? So now from here it is also clear that this one, the resistivity, it is directly proportional to 1 by n number density, which shows the nature of conductor, conducting material, and 1 by tau the relaxation time, the temperature. That is why we have learned that the resistivity depends on two factors, the nature of the material and the temperature of the material. Now let us see how the resistivity of a material varies with temperature. ये आपको ध्यान रखना होगा. So let us see temperature dependence of resistivity. Is it okay? Just we have derived rho is equal to m by n e square tau. So this implies that rho is proportional to 1 by n into tau. ये इसलिए प्रोपोर्शनल साइन हम लगा दिया क्योंकि m, n और e ये दोनों हमेशा सबके लिए कांस्टेंट होंगे, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल का हो या सेमीकंडक्टर का हो या एलॉय का हो. सो आप रेजिस्टिविटी को लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 by n into tau. Is it okay? Now in case of metals the number density is very high. The number density means the number of free electrons is very high. Is it okay? So when we increase the temperature there is no effect on number density, but due to increase in temperature the electrons get thermal energy, so they move fast and the collision becomes more frequent. The collision becomes more frequent. So what will happen? The relaxation time tau decreases. ठीक है, मेटल के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो n तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता. इलेक्ट्रॉन अब तेज़ी से मूव करेंगे, कोलिजन्स बहुत फ्रिक्वेंट होंगे, मीन्स टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, दो कोलिजन के बीच में एवरेज जो टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइम इलेप्स्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स है, वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी. इसलिए मेटल के केस में, इन केस ऑफ मेटल्स द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. In case of metals the resistivity increases with increase in टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल्स की रेजिस्टिविटी बढ़ती है. अब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में देख लीजिए. सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में n कम होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर द इंसुलेटर्स. इज इट ओके? सो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बॉन्ड्स टूटते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है. ठीक है, सो इस तरीके से n बढ़ता है, नंबर डेंसिटी बढ़ती है, और टाउ जो होता है वो घटता है क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है और वो फ्रिक्वेंटली कोलाइड कर रहे हैं. इज इट ओके? लेकिन जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एन है, इट डोमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन टाउ. बात समझ में आ रही है?
इंसुलेटर में एन जो है, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे एन बढ़ रहा है और टाउ घट रहा है, लेकिन इसके जो बढ़ने का इफेक्ट है ये इसके घटने के इफेक्ट को डोमिनेट करता है. इज इट ओके? सो ओवरऑल देयर इज अ नेट इंक्रीज इन दिस प्रोडक्ट एन इंटू टाउ. Is it okay? So what will happen due to increase in this product, rho decreases. The resistivity of semiconductors and insulators decreases with increase in temperature. With increase in temperature. Now, in case of alloy, the resistivity of alloy remains almost constant with temperature. Is it okay? ध्यान रखना है, मेटल्स का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ घटेगी, लेकिन एलॉय की लगभग क्या होती है, कांस्टेंट होती है. एलॉय जैसे मैग्नीन, इसका कंपोजिशन भी मैंने लिख दिया है, कॉपर 84%, ओके, एमएन 12%, निकिल 4.2%, एंड सिमिलरली कॉन्स्टेंटन 55% copper, 45% निकिल, एंड नाइक्रोम 80% निकिल, 20% क्रोमियम. ये कंपोजिशन मैंने लिख लिया. ये एलॉय हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं. दे आर यूज्ड फॉर द स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स एंड द वायर्स ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड मीटर दिस, क्योंकि उनके रेजिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं. अब ये ग्राफ थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये देखने हैं. दिस इज़ द ग्राफ फॉर द बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर मेटल लाइक कॉपर. कॉपर के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ती है ऐसे. और रेट भी देखिए, पहले कुछ धीरे बढ़ रहा है फिर थोड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है. इज इट ओके? सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज इन केस ऑफ कॉपर. दिस इज़ द ग्राफ फॉर द सेमीकंडक्टर. जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है. रेजिस्टिविटी ऊपर से ये ऊपर, ये नीचे घट रही है. इज इट ओके? सो ये दो ग्राफ हो गए. इसी तरह से दो ग्राफ ये आप एलॉय के लिए देख लो. ये नाइक्रोम के लिए लगभग ये स्ट्रेट जा रहा है कांस्टेंट, और ये मैग्नीन के लिए आप टेम्परेचर बढ़ा दो और रेजिस्टिविटी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है. सो ये मैग्नीन और नाइक्रोम या कांस्टेंट, ये उन ऐसे जगहों पे यूज किए जाएंगे जहाँ पे आपको कांस्टेंट रखना हो रेजिस्टिविटी को, वहाँ पे ये यूज किए जाएंगे. इज इट ओके? For example, nichrome is used for making heating element due to its high resistivity. हाई रेजिस्टिविटी से क्या फ़ायदा है कि जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट ताकि वो जल्दी मेल्ट ना हो, एंड वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर. वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर का क्या मतलब है कि ये जो है इस पर आपको टेम्परेचर बदलने से, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, जिससे जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट हो वो कांस्टेंट रहे. ये एग्जाम में पूछा था, वाई नाइक्रोम इज़ यूज्ड. और उसी तरह से मैग्नीन और कांस्टेंट जो होते हैं ये एलॉय हैं जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स को, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज को बनाने में काम आते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है. एक और टर्म इसमें यूज होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. इज इट ओके? अल्फा से डिनोट करते हैं. सपोज कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे और नॉट है, और टी टेम्परेचर पे, टी डिग्री सेल्सियस पे आर टी है, तो ये रिलेशन हम लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू और नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी. इज इट ओके? वे अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट. इज इट ओके? मेटल्स के लिए ये अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा. और नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए इस अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है, और इस वजह से ये घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये घटेगा. अगर आप सपोज करें कि किसी टेम्परेचर T1 पे रेजिस्टेंस R1 है, तो R1 को आप लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू और नॉट 1 प्लस अल्फ़ा T1, और T2 टेम्परेचर पे R2 है तो R2 को लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा T2. इन दोनों को सॉल्व करके आप अल्फ़ा की वैल्यू ला सकते हैं. अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 T2 माइनस R2 T1. इज इट ओके? where R1 is the resistance at temperature T1 and R2 is the resistance at temperature T2. This alpha is known as temperature coefficient of resistance.